नमस्कार। मेरा नाम उपेंद्र नाथ रैना है। साहित्य मेला मंच से मैं सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल हिंदी दिवस है 14 सितंबर। उसकी पूर्व संध्या पर आज हमने साहित्य मेला मंच पर एक विशेष कार्यक्रम रखा है, वार्तालाप। हमने सोचा कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है। यह एक अवसर है जब हम पहले हिंदी की बात करेंगे और हिंदी दिवस की क्या विशेषता है और हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। बातचीत करने के लिए अभी थोड़ी देर में हमारे साथ बहुत ही प्रतिष्ठित और डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट। प्रणाम करता हूं डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? आपकी प्रतीक्षा तो मैं बहुत देर से कर रहा था। हालांकि थोड़ी सी पहले कुछ थोड़ी सी तकनीकी असुविधा हो गई है, तो मैं अपने सभी मित्रों से ये कह रहा था कि कल हिंदी दिवस है, 14 सितंबर है, और इसके उपलक्ष्य में यानी उसकी पूर्व संध्या पर हमने आज का ये कार्यक्रम रखा है। और इसके लिए हमने आपको यहाँ पर आज इस साहित्य मेला मंच पर आने का कष्ट दिया है। सभी मित्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि वे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं। आपकी बहुत सारी पुस्तकें छपी हैं और हिंदी कथा जगत में आपका बहुत अच्छा नाम है। साथ में आपने बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण पदों पर कार्य भी किया है, और जिसमें सबसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है वो था, आप हिंदी अकादमी दिल्ली के सचिव का कार्य देख चुके हैं, और ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम था आपके पास। लेकिन आज के इस सेशन की बात हम शुरू करते हैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी के जो उसके विस्तार के लिए पर्याप्त कार्य किया है। तो क्यों हम हर साल हमें ये मनाने की आवश्यकता पड़ती है डॉक्टर साहब? जी, पहले तो मैं आज के जितने भी दर्शक हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं हिंदी दिवस के पूर्व संध्या आप पर। थोड़ा सा अगर हेडफोन डॉक्टर साहब लगाएंगे, आपकी आवाज़ थोड़ी सी आएगी। एक सेकंड। जी नहीं, हेडफोन लगेगा नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा जोर से बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। जी एक सेकंड है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही। नहीं, कोई बात नहीं। आप अपने मोबाइल को थोड़ा सा सेट कर लीजिए डॉक्टर साहब। बात ठीक है, अब बढ़िया है। हाँ, बढ़िया बढ़िया। आप बोलिए। सबसे पहले तो मैं हिंदी के जितने भी दर्शक हैं और जितने हमारे मेहमान और जितने हमारे दर्शक यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें देख रहे हैं, जी मैं जी सबको हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, हिंदी दिवस हम पिछले 71 सालों से मनाते आ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था और समुचित व्यवस्था संविधान में इसकी की गई है कि जी जी हम हिंदी में बात कर सकें, बातचीत कर सकें, लिख सकें, पढ़ सकें, अपनी अभिव्यक्ति कर सकें। ये संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त है। ये अधिकार धारा 343 के अंतर्गत हमें दिया गया है और ये जो धाराएं हैं 351 तक लागू होती है। जी जी और 351 में एक व्यवस्था लगातार ये की गई है कि हिंदी जो है समुचित रूप से कार्य के योगी कब हो तक होगी और इसके विकास संवर्धन के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो समय समय पर जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, एक तरह से सारी व्यवस्थाएं करने के बावजूद जी हिंदी को आज एक भाषा के रूप में, सशक्त भाषा के रूप में मान्यता मिल चुकी है। और यही वजह है कि हिंदी का एक महत्व अपना बन चुका है।
जो उत्तर से लेकर, भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और जी जी पूर्व से लेकर पश्चिम तक लगातार बोली जाती है और समझी जाती है। ये बहुत जी बड़ी बात है। जी जी और कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, हिंदी में बातचीत करने वाला व्यक्ति आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? और कुछ समय पहले तक हम इस भाषा को लगातार संपर्क भाषा के रूप में हम इस्तेमाल करते थे और संबोधित भी करते थे कि हिंदी हमारी एक लिंक लैंग्वेज है। जी लेकिन इधर जब से भूमंडलीकरण का दौर शुरू हुआ है, तब से भाषा का जो विस्तार है वो देश की सीमाओं से भी बाहर जा चुका है। और जी आज जी जो हमारे समीप के देश हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उन देशों में भी हिंदी बोली जाती है या समझी जाती है। यदि वो बोलने का प्रयास नहीं कर पाते हैं तो समझते जरूर हैं। तो ये हिंदी का एक बहुत बड़ा फलक जो विस्तार हिंदी ने लिया है, ये एक हमें सुकून देता है। अब रही हिंदी मनाने की बात, हिंदी दिवस मनाने की बात, मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह हम 26 जनवरी का महोत्सव मनाते हैं, 15 अगस्त का महोत्सव मनाते जी हैं, जी या व्यक्तिगत रूप में निजी तौर जो पर हमारे अपने घर राष्ट्रीय में पर्व हैं। राष्ट्रीय पर्व है, और हम अपने घर में जैसे अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, ये ठीक तरह से हमारे इस एक साल में एक जन्मदिन है, जिस पर हम सबको एक दूसरे को बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ये हिंदी को मैं इस रूप में लेता हूँ। और कुछ लोग ये कहते हैं कि यार 71 साल हो गए हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, इससे क्या नुकसान हो रहे हैं। ये चीज़ें मैं इस रूप में इसको स्वीकार नहीं करता। मैं सिर्फ ये मानता हूँ एक पर्व है, एक त्यौहार है। हम मैं एक चेतना जागती है और उस चेतना के लिए हम अगले एक साल के लिए और तैयार होते हैं। काम करने की ऊर्जा हम में पैदा होती है। तो हिंदी को मैं आज हिंदी दिवस को इस रूप में लेता हूँ, इसलिए मैं सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। अच्छा, जब आप हिंदी अकादमी दिल्ली के सचिव रह चुके हैं और उससे पूर्व भी जी आपने उसी अकादमी में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, तो मुख्य रूप से अकादमी हिंदी जी। का ही कार्य देख रही थी। तो कुछ क्या चुनौतियां रही हम्म। आपके सामने, और किस तरह के प्रोजेक्ट, किस तरह की योजनाएं आपने लागू कर दी ताकि दिल्ली तो हिंदी प्रदेश, हिंदी हिंदी क्षेत्र तो दृढ़ बनाने की भाषा तो अपने आप में इतनी बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही मजबूत भाषा है जिसके माध्यम से हम पूरे देश को जोड़ जोड़ सकते हैं। लेकिन हिंदी अकादमी में आपका क्या विशेष कार्य रहा है इस रूप में? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने मुझसे किया, और मैं आपको बताना चाहूँगा जो हिंदी अकादमी है वो दिल्ली सरकार की एक स्वायत्त शासित संस्था है, जिसका काम हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और उसका संवर्धन करना है। और लगातार हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अकादमी लगातार काम करती है, और उस काम में बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें जी पुरस्कार भी दिए जाते हैं। हिंदी में जो लेखन करते हैं उनके लिए पुरस्कार भी हैं, नाटक करते हैं उनके लिए पुरस्कार है, आप आंसू लेखन प्रतियोगिता करते हैं उसके लिए पुरस्कार हैं, उनको प्रोत्साहित हैं, उनकी क्लासेस वहाँ पर चलाई जाती हैं। और इसके साथ जो मुझे काम करने का बड़ा सौभाग्य मिला, एक तो वहाँ जो महत्वपूर्ण पत्रिका निकलती है इंद्रप्रस्थ भारती, उसका मुझे संपादन जी का जी मौका मिला। बहुत लंबा सफ़र मैंने उसके साथ तय किया, और मुझे अच्छा अनुभव भी हुआ, उससे मैंने काम भी सीखा, और लोगों के बीच और हिंदी की जितनी चीज़ें मैं कर सकता था, जिन विधाओं पर काम कर सकता था, उन विधाओं पर मैंने उसमें काम किया। जहाँ तक आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने क्या उसमें महत्वपूर्ण काम किया, मैं आपकी जानकारी के लिए, और आप तो लगातार अकादमी से जुड़े हुए रहे हैं, अ, हिंदी अकादमी एक रूटीन का जो काम था वो रूटीन वर्क करती थी। जिस तरह वर्कशॉप करा लिया, हिंदी टंकण की क्लासेस शुरू करा दी, या कहीं लाइब्रेरी पुस्तकालय खोल लिए, इस तरह के जो काम करते थे, पुरस्कार दे दिए, इस तरह के काम करते थे। लेकिन
पिछले कुछ वर्षों से, यानी जब से भूमंडलीकरण का दौर शुरू हुआ और लगातार जो हमारी स्थिति है भाषा के मामले में या देश की आर्थिक प्रगति के मामले में या बाजारवाद का प्रभाव पड़ने के कारण जो स्थितियां बदली हैं, उससे लगातार ये हो गया था कि हिंदी से हम लगातार अपनी जड़ों से कट रहे हैं। ठीक है। और मैंने जो उसमें प्रयास किया कि और लोगों में एक माहौल भी बन चुका था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है या दूसरी यूनिवर्सिटी में है, हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या कम हो रही है। और हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण बात, हम एक लेखक हैं और लेखक की हैसियत से जब हम सुनते थे और हर गोष्ठी में जाते थे कि हिंदी के जी पाठक जी कम। जी। थोड़ी सी तकनीकी खराबी की वजह से ऑडियो में डॉक्टर साहब ये जी तो डॉक्टर साहब, तकनीकी प्रॉब्लम इसमें आ गई है। नहीं कोई बात नहीं, आप ठीक आप है। आप बोलिए सर, आप जारी हाँ, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि जब हिंदी की थोड़ा सा चिंताएं जोर से चारों बोले, तरफ कोई होने दिक्कत नहीं है। जी जी हाँ, हिंदी की जब चिंताएं चारों तरफ होने लगी तो मुझे जी लगा कि इस पर कुछ नए प्रयोग किए जाने चाहिए। जी सबसे जी पहले मैंने ये कहा कि यदि हम हिंदी को ऊंचे स्तर पर बढ़ाएंगे और उस पर काम करेंगे तो सबसे पहले ये है कि हम जनाधार उसका तैयार करें या जी उन जी बच्चों तक पहुँचें जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जो हिंदी से कट रहे हैं, हम उसके जी लिए जी। काम करें। तो उसके लिए क्या मैं दिख रहा हूँ, मेरी फोटो आप तक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप दिख रहे हैं। बस आप अपना बोलना जारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ आप रही है, फोटो आपकी नहीं आ रही आप तो दिख रहे हैं, आप तो दिख रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर, एक स्टिल के रूप में है, कोई बात नहीं। है। स्टिल तो से। आप बोलिए, बो, आप बोलते रहिए। तो जी सर। हिंदी के लिए सबसे पहले मैंने ये बस थोड़ा सीखा। सा जोर से बोलिए डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हल्का सा हाँ। जोर से बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आज थोड़ी सी तकनीकी समस्या है इसमें। जी 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 जी। मैंने जी सबसे पहले वहाँ पे जो था बच्चों के लिए काम करना शुरू किया। मैंने आपको जी जैसे बताया कि वहाँ टंकण की टाइपिंग की क्लासें पढ़ाई जाती थी और दूसरी क्लासें पुस्तकालय खोले जाते थे। वो मुझे लगा कि एक काम तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे अलावा यदि हम दूसरे स्कूलों में बच्चों में अपनी प्रगति बढ़ाएं, अपना काम दिखाएं, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये एक तय किया कि जी जी बच्चों में हिंदी के प्रति लगाव कैसे पैदा किया जाए जी जी और क्या हिंदी के प्रति लोग बच्चों में उत्सुकता है उनकी कहानियाँ पढ़ने का, उनकी कविताएं पढ़ने का, और या उसी हिंदी से जुड़ने का क्या तरीका हो सकता है दूसरा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने वहाँ पर जो नाटक है, नाटक विधा को चुना, क्योंकि नाटक सबसे एक ऐसी विधा है जो जी सीधे सीधे संपर्क करती है, जिसे हम सीधे सीधे संबंध स्थापित करते हैं, दो व्यक्तियों के बीच एक संवाद स्थापित करते हैं। तो इसके लिए मुझे मंच सबसे महत्वपूर्ण लगा और मैंने ये सोचा कि क्यों ना प्रेमचंद की कहानियाँ लेकर बच्चों के जी बीच जी जाया जाए। और प्रेमचंद वैसे भी लोकप्रिय हैं, महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, बड़े रचनाकार हैं। तो उनकी कहानियों को लेकर बच्चों के बीच जाया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग मैंने किया था। तो मैंने क्या किया था कि वहाँ दिल्ली अकादमी में सरकार से सहमत से कुछ निदेशकों की नियुक्ति की और कुछ सहायक निदेशकों की नियुक्ति की और दिल्ली के पूरे राज्य में बच्चों को तैयार करवाया, स्कूलों को तैयार किया और हर स्कूल में 40 बच्चों का एक ग्रुप बनाया। और एक बार में जो हमारा पहला मैंने काम किया, 400 बच्चों का सिलेक्शन पूरे राज्य स्तर पर हुआ और उनको 10 ग्रुपों में बांटा, 40-40 बच्चे, 400 बच्चे हो गए। उनको प्रेमचंद की कहानियां हमने दी और जो निदेशक और सहायक निदेशक थे, हमने उनको कहा कि बच्चों में ये उत्सुकता पैदा करनी है कि ये प्रेमचंद के सहायक कहानियों को पढ़ें और हिंदी के प्रति इनके मन में क्या है, क्या उत्सुकता है, हिंदी को ये पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं।
तो वो उससे क्या हुआ कि बच्चों को कहानियाँ दी प्रेमचंद की, उन्हें बहुत पसंद आई। तो हमने कहा क्यों ना इनका 1 महीने का वर्कशॉप किया जाए। तो उस वर्कशॉप में नाटक के बारे में, नाटक क्या होता है, संवाद क्या होते हैं, कथानक क्या होता है, कथोपकथन जी क्या होता है, ये तमाम जितने नाटक की के जो तत्व थे, उन तत्वों की जानकारी बच्चों को दी। और दूसरा ये किया कि उनको व्यावसायिकता से जोड़ने का एक छोटा प्रयास भी इसको मान सकते थे हम, कि कल को जी ये जी बच्चे आगे बढ़े तो अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं, ये मंच, बड़े मंचों पर प्रवेश ले सकते हैं। टेलीविज़न का हमारे चारों तरफ आजकल जो माहौल बना हुआ है, उनमें जो सीरियल्स आ रहे हैं, उन सीरियल्स में ये काम कर सकते हैं। ये मेरी जो धारणा थी, सचमुच में मुझे बड़ा फ़क्र है कि जब मैंने प्रेमचंद की कहानियों का मंचन कराया उन बच्चों के मार्फत, और दिल्ली के ये जो एलटीजी हॉल में उसमें कार्यक्रम हुआ, तो आप यकीन न मानिए कि इतनी भीड़ वहाँ पर थी, इतने देखने की उत्सुकता थी और चारों तरफ उसकी चर्चा हुई। तो बाद में ये पता चला कि प्रेमचंद की कहानियाँ बच्चे ढूंढ रहे हैं कि प्रेमचंद का साहित्य कहाँ है, कहाँ मिलेगा। इसका क्या दृष्टांत बात। मैं आपको बता जी सकता हूँ, जी मैं कई बार अब ये लोगों को बता भी चुका हूँ कि जब जी प्रेमचंद के साहित्य का कहानियों का मंचन हम कर रहे थे, और एक दिन में 2 कहानियाँ कर रहे थे, बहुत अद्भुत था। तो एक बच्चे ने मुझे फ़ोन किया कि सर, मैं प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ना चाहता हूँ और मुझे वो किताब नहीं मिल रही है। तो उसने कई मैंने उनको जो प्रकाशक थे दिल्ली के, उनके नाम बताए, उनका हमने पूछ लिया किताब घर से और सामयिक प्रकाशन से, इनसे पूछ लिया, तो किताब उनको नहीं मिली। तो मैंने कहा कि कल मैं ऑफिस आऊँगा तो मेरे ऑफिस में मेरे पास वो किताबें हैं, मैं आपको पढ़ने के लिए दे दूँगा। मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, मुझे पता नहीं रहा, भूल गया था कि कल शनिवार है और ऑफिस बंद है। उस बच्चे का फ़ोन आ गया कि मैं आपके ऑफिस आ गया हूँ, ऑफिस बंद है, आप ऑफिस में नहीं हैं। तो मैं नोएडा हम्म। में मेरा निवास है, और नोएडा से मैं गुलाबी बाग जहाँ मेरा ऑफिस था 40 किलोमीटर दूर, मैं स्कूटर करके वहाँ गया और अपनी किताबें देके उस बच्चे को, क्या बात ये है। बच्चों की बहुत उत्सुकता बढ़िया। थी। जी डॉक्टर साहब। तो ये जो हमने कार्यक्रम रखा प्रेमचंद की नाटकों का, कहानियों पर मंचन का, ये बहुत सफल आयोजन रहा। इसकी चर्चा केवल दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। दूसरे साल इसकी सफलता को, प्रेमचंद की कहानियों की सफलता को देखते हुए, मैंने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों का मंचन करवाया। ये अद्भुत जी जी रहा। जी आप भी सरकार से जुड़े रहे, आप भी उसमें काम किया। आपको मैं ये विश्वास के साथ दिलाता हूँ कि जब रवीन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों का मंचन दिल्ली में हुआ, तो महाराष्ट्र राज्य से, हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से, कर्नाटक से प्रतिनिधि आए थे, जी जिन्होंने जी मेरे इस काम की सराहना की थी, और हमारे ऑफिस में उन्होंने पूछा था कि आप किस तरह के काम कर रहे हैं। ये मुझे फक्र है आज ये बताते हैं। डॉक्टर साहब, इसकी रिपोर्टिंग भी काफी हुई थी, समाचार इसकी पत्रों में बहुत भी काफी इसके चर्चा लिए हुई है। अखबारों में, हिंदी जी के जी मैंने अखबारों में, पढ़ा है। और जी 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 हाँ, हिंदी अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में, सभी ने जी, इसको बहुत बड़ा बहुत छपा कवरेज था किया इसके था। बारे में जो आपने किया है। बहुत जी जी बहुत बहुत चर्चा हुई थी। और उसके बाद जब अगले साल था, मैंने तय किया था कि भीष्म शाहनी की जो कहानियाँ हैं उनको हम जी सुनाएं, जी लेकिन संयोग से वो सब मैं उसके बाद नहीं कर पाया। एक तो बच्चों के लिए जो मैंने काम किया, इससे क्या हुआ डॉक्टर साहब, कि जी बच्चे ने हिंदी के जो प्रेमचंद थे उनकी कहानियों को पढ़ा, बच्चों के जो पेरेंट्स थे हिंदी के प्रति उनका जुड़ाव हुआ, वो उनके मंचन को देखने के लिए मंडी हाउस पहुंचे, उनके जो रिश्तेदार थे बच्चों के, वो मंचन को देखने के लिए थिएटर पहुंचे। लगा लीजिए, एक छोटे से प्रयोग को लेकर कितने लोग उससे जुड़ गए। जी तो जी ये हिंदी की ही ताकत थी, और उन्होंने लोगों को जोड़ा, और उन्होंने बच्चों में एक उत्साह पैदा किया। क्या दूसरा, बात है। हाँ, दूसरा जो मैंने काम किया, जी मुझे लगा कि जब हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं तो बड़ों के लिए भी कुछ काम किया जाए। तो एक कविता का कार्यक्रम हमने शुरू किया था, अखिल भारतीय कार्यक्रम इसको लेके। उसमें ये मैंने प्रयोग किया था कि
साहित्य अकेडमी ने जो 22-23 भाषाओं को मान्यता दिया हुआ है, उनके जो कवि हैं, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर हैं, या जो जी दिल्ली में हैं, पूरे भारतीय भाषाओं के कवियों को जोड़ने का कार्यक्रम रखा। ये कार्यक्रम 4 दिन चलता था और उसमें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त जो व्यक्ति होते, लेखक होते थे, जी वो उसका क्या बोलते हैं, उसका उद्घाटन करते थे। और बाकी जो 23-24 भाषाओं के कवि आते थे, उसमें भी मैंने प्रयोग किया कि वो अपनी मूल भाषा में पहले कविता पाठ करेंगे और फिर उसका अनुवाद भी खुद हिंदी में पढ़ेंगे। ये देखिए, कश्मीरी के कवि आए, मूल रूप से वो कश्मीरी के थे, उन्होंने कश्मीरी में अपनी कविता पढ़ी और फिर उसी कविता का अनुवाद उन्होंने खुद पढ़ा। तो उनको डॉक्टर साहब, मैंने ये कई कुछ कार्यक्रम वो आपके मैंने सुने हैं, आपके अटेंड किए हैं वो कई कार्यक्रम, बहुत शानदार कार्यक्रम रहे वो बहुत आपके। शानदार कार्यक्रम था। जी जी और जी ये तो रहा अखिल भारतीय स्तर पर कविता का जो प्रयोग था, और इसको जी बहुत जी बहुत पसंद किया लोगों ने। जी फिर एक एक और कार्यक्रम मैंने इसमें रखा था, 4 रंग। 4 रंग, इसमें क्या होता था कि 4 नाटक, 4 निर्देशक और 4 दिन का कार्यक्रम होता था। ये 4 रंग था इसका अर्थ। तो इसमें जो बड़े जो थे थिएटर से जुड़े हुए, चाहे देवेंद्र जी जी हो गए, या हमारा जो भी एम के रैना जी हो गए, या जी जी भानु भारती जी हो गए, या जी जो भी बड़े रचना थिएटर से जुड़े हुए लोग थे, नाटककार थे। इनको जी जी इनको नाटककारों को हमने जोड़ा और इनसे कहा कि आप इन सेलेक्टेड कहानियों का मंचन करें। वो प्रयास और भी ये आपका काफी वो सफल रहा बहुत है, सफल वो प्रयास रहा बहुत ही था, चर्चा बहुत रही सफल उसके प्रयास भी। रहा था। तो जी वो जी सफल प्रयास रहा था जी। उसका फायदा जी ये हुआ कि दिल्ली सरकार में जो आज माननीय जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको ये योजना बहुत पसंद आई थी। आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल पहले उन्होंने स्कूलों में ये वर्कशॉप कराने की योजना को पास किया था और वहाँ वर्कशॉप करानी थी। इससे संबंध क्या है कि बच्चों को अपने पाँव पर खड़े होने की तालीम उन्होंने दी। तो मुझे फ़क्र है कि जो योजना मैंने एक छोटे रूप में शुरू की थी और उसके सरकार ने बड़े पैमाने पर उसको किया है और एक सफल आयोजन वो रहा है। तो हिंदी एकेडमी में ये छोटे-छोटे जो प्रयास थे वो मैंने किए। अब वो तो एक सरकारी दायित्व था जिसको मैंने जिसका निर्वाह मैंने किया था। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि हिंदी का एक मुझे सेवा करने का बड़ा मौका मिला और मुझे अच्छा लगता है इस बात, जब लोग इसको जो चर्चा मित्र करते हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, तो हम उनको ये बताना चाहेंगे या जुड़ने वाले हैं कि आज हमारे बीच में ये जो साहित्य मेला मंच के अंतर्गत हम वार्तालाप कार्यक्रम कर रहे हैं, डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट, वरिष्ठ कथाकार, उपन्यासकार और हिंदी अकादमी दिल्ली के पूर्व सचिव हमारे बीच में आज हैं। डॉक्टर साहब, अब ये तो रही हिंदी की बात, तो हैं। इसी जी के साथ हम सभी अपने मित्रों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब हम आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आते हैं। का बहुत कथा साहित्य आपने लिखा है, उपन्यास लिखे हैं। तो सबसे जी पहले एक सादा सा सवाल मेरा मेरा आपसे यही है कि आप तो पहाड़ के रहने वाले हैं और वहाँ से आपने अपनी यात्रा शुरू की है, और जो आपका साहित्य है तो वहाँ से वो प्रेरणा लेके आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक आ गया है। तो उस यात्रा के आरंभ के बारे में हमें बताइए, किस तरह से आपकी वो साहित्यिक यात्रा शुरू हुई है। डॉक्टर साहब, ये बहुत बताते हुए मुझे अच्छा लगा कि मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरा जो जन्म हुआ वो पहाड़ पर हुआ। और जी जी मेरा जो गांव है वो थोड़ा सा जोर से बोलिए रानीखेत। डॉक्टर साहब, अच्छा लगेगा। हाँ जी अच्छा, जी 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 मैं मैं पहाड़ से हूँ और जी जी उत्तराखंड से हूँ। और जी 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 मेरा जो गांव पड़ता है वो रानीखेत के पास में पड़ता है। रानीखेत का नाम तो सभी लोग परिचित हैं। रानीखेत बहुत मैं वहाँ खूबसूरत गया जगह है। हूँ, वहाँ गया जी, हूँ मैं। बहुत बहुत खूबसूरत जगह है रानीखेत। रानीखेत। और जी जी मेरा सौभाग्य है कि मैं उस गांव में पैदा हुआ हूँ और मेरा गांव बहुत खूबसूरत है। और मैं चूंकि मैंने पहाड़ का, चाहे हमारा हिमाचल हो, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर हो,
या पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है उन पहाड़ों को भी मैंने देख लिया। लेकिन ना मालूम मुझे क्यों अपना गांव और अपना जो रामगंगा वैली है वो इतनी सुंदर क्यों लगती है। और मैं अपने मित्रों से भी कहता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले तो कम से कम रामगंगा वैलीज को आप देखने के लिए ज़रूर जाए। खूबसूरत है मेरा गांव। और जो मुझे वहाँ पर प्रेरणा मिली साहित्य से, एक तो मेरा जो गांव है वो सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध गांव है। बहुत पुराना गांव है और समृद्ध गांव रहा है। और जो लेखन का और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजनों से मुझे जोड़ने का मौका मिला और जो मैं प्रभावित हुआ, मेरे दादा जो मेरे परिवार के थे, मेरे दादा के जी भाई, वो मेरा दादा, तो वो खुद कुमाऊनी के बहुत बड़े कवि थे। वो जी इतने बड़े कवि थे और जब पहाड़ों पर रामलीला के आयोजन होते थे तो वो दूर दूर तक रावण की भूमिका निभाने के लिए जाते थे, लगा लीजिए। तो बहुत कलाकार थे, अच्छे कलाकार थे। और उन्होंने दीवानी विनोद नाम से एक पुस्तक लिखी जो घर घर में जैसे हमारे यहाँ किताबें, धार्मिक किताबें रखी जाती हैं, उसी तरह उस किताब का पाठ होता था। जी 1926 में उन्होंने वो किताब लिखी थी, दीवानी विनोद। तो वो किताब इतनी महत्वपूर्ण है। 1926 में पहाड़ जैसे उस दूरस्थ क्षेत्र में वो महिलाओं को, परिवार को शिक्षा के लिए, वो कहते हैं कि जब तक महिला को आप शिक्षित नहीं करेंगे तब तक आपके परिवार का विकास नहीं हो सकता। ये 1926 जी की बात बता रहा हूँ मैं। और अ, फिर बाद में, अब कोई साधन नहीं थे। अब मैं खुद जब जिस गांव में रह रहा था, वो मैं जब 7वीं में पढ़ रहा था तब मैंने अखबार देखा। मैंने बचपन में पहले लोकगीत लिखे हैं, मेरे लोकगीत वहाँ गाए जाते हैं। और उसके बाद मैंने अ, जो सबसे पहले जो आर्टिकल लिखा था वो लिखा जी था, मेरा गांव कितना पुराना कितना नया। ये जी जी अखबार में एक गांव के बच्चों के लिए आया था विषय कि इस पर गांव के बच्चे एक निबंध लिखें। और मैंने अपना निबंध लिखा था, मेरा गांव कितना नया उसके कितना बारे में पुराना। एक बार आपने जिक्र किया है हाँ, अपने एक जिक्र मैंने साक्षात्कार में। किया जी था। और जी इस जी पर मुझे पहला पुरस्कार मिला था। और जी वो ज़माने में 35 रुपये की धनराशि बहुत बड़ी होती थी। और वो 35 रुपये का पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ था। और जी धीरे 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 मैंने लोकगीतों की चर्चा होने लगी, लोकगीत गाए जाने लगे। तो मेरे एक चाचा थे और जो पोस्ट ऑफिस था वो हमारे घर में ही था, वो चलता था। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली जाने की क्या ज़रूरत है, अपने भाइयों की तरह तुम गांव में ही रहो, यही लोकगीत गाओ। लेकिन पहाड़ की जो स्थिति है वो बहुत विकट जीवन है। देखने को पहाड़ बहुत खूबसूरत है, लेकिन जी खूबसूरती कभी डॉक्टर साहब, खूबसूरती कभी पेट नहीं भरती, वो पेट भरने का साधन नहीं हो सकती। आपको मेहनत ही करना पड़ेगा। बहुत बहुत तो बढ़िया, बहुत अच्छा कह रहे हैं आप। जी जी तो उसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई की। और चूंकि मेरा इतना, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जो पारिवारिक जो मेरी पृष्ठभूमि है वो बहुत अच्छी थी। पहाड़ के जिस तरह के लोग, जिस तरह का जीवन, कठिन जीवन होता है, लेकिन मैंने उस तरह का जीवन, कठिन जीवन उतना नहीं बिताया, लेकिन बिताया ज़रूर है। लेकिन मैं हर तरफ से, चाहे आर्थिक रूप से मेरा परिवार और सांस्कृतिक रूप से मेरा परिवार और दूसरे सामाजिक सरोकारों से मेरा परिवार, बहुत समृद्ध परिवार से मैं आया हुआ हूँ। तो जी। मैं फिर भी इसके बाद दिल्ली चला आया। और इसकी भी तो एक कहानी ये बड़ी मशहूर पहाड़ छोड़ के आप फिर दिल्ली की तरफ कब आप आए हैं? तो क्या है। आयु रही होगी उस समय? मैं 12वीं करके, यानी 1977 में जून का महीना था, तब मैं पहाड़ से दिल्ली आया था। और उसके जी बाद मैं यहाँ कुछ दिन यहाँ रहा। और यहाँ की गर्मी को मैं सहन नहीं कर पाया। और लगभग 1 साल 1.5 साल यहाँ रहने के बाद वापस फिर पहाड़ चला आया। स्वाभाविक है वो। जी जी हाँ, तो मैं यहाँ नहीं रहा। जी तो फिर मैंने दोबारा अपनी पढ़ाई आगे की, ग्रेजुएशन किया, मास्टर डिग्री मैंने कुमाऊँ यूनिवर्सिटी नैनीताल से मैंने एमए किया। और पीएचडी मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। लेकिन जो मुझे लिखने का शौक था वो, मैं बताया कि मैं जब 7th क्लास में था तभी से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। तो जी खटीमा न्यूज़, अल्मोड़ा शक्ति, इन अखबारों में, गुंजरासन एक पत्रिका साप्ताहिक होता था, उनमें मैंने लिखना शुरू किया। और धीरे 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 मेरा हौसला बढ़ता गया। दिल्ली शहर में आया तो यहाँ आप जैसे विद्वानों से, आप जैसे रचनाकारों से मेरा संपर्क हुआ, मैं उनसे जुड़ा।
बहुत सारे लोगों ने मुझे इसमें सहयोग किया, जिनमें मैं, यदि आप मुझसे कहें कि नाम लो, तो जिसमें देवेंद्र उपाध्याय जनयुग्म हुआ करते थे, रिपोर्टर हुआ करते थे, और प्रदीप पंत जी तो वेल सब आप जानते हैं, आपके रेडियो से भी वो जुड़े रहे हैं और जी अच्छे जी। जानकार माने जाते हैं। और पंकज बिष्ट जी हैं, इनसे मेरा संबंध हुआ था, राजकुमार सैनी, और ये तमाम लोग जो थे, धीरे धीरे मैं इन लोगों से जुड़ता गया। और यहाँ दिल्ली की जो सड़कें हैं, इनमें बहुत सारी जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, और पहाड़ के को ध्यान में रखकर उसे तुलना करता था। देखो यार, मेरे पहाड़ का जीवन कितना अच्छा है और मैं यहाँ की, लेकिन मैंने कहा ना, हिमालय मेरे घर से, मुझे लगता है कि मैं उसे अंगुली मतलब अपनी हाथ से स्पर्श कर लेता हूँ। क्या वो बात है। स्पर्श का जो जी जी अनुभव मैं हिमालय को करता हूँ, वो दिल्ली जी। शहर मुझे नहीं दे सकता, वो दिल्ली शहर वाह मुझे वाह। नहीं दे सकता। लेकिन फिर मैं वो कह रहा हूँ कि हिमालय की ने मुझे आकर्षित जरूर किया, लेकिन मुझे पेट भरने का साधन नहीं दिया। और पेट भरने का साधन जो मुझे मिला, वो शहर में आके मिला। ये हम्म। विडंबना तब भी बनी हुई थी, वही विडंबना आज भी पहाड़ों की बनी हुई है। आज की तारीख में हमारे जो पहाड़ हैं, खासकर जो हमारा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारा पौड़ी का डिस्ट्रिक्ट है, ये इसमें से गांव के गांव पलायन कर चुके हैं, क्योंकि सरकार ने कोई ऐसी नीतियां, कोई ऐसा माहौल तैयार नहीं किया कि हमारे जो युवा हैं वहाँ उस पलायन को के विरुद्ध चलकर वहाँ पर अपन को स्थापित करें, अपने रोजगार के साधन जुटाएं। ये साधन, आज जो साधनहीनता की स्थिति में हम लोग खड़े हैं, हम लोग तो समय पर यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन आज की तारीख में बहुत दयनीय स्थिति है। मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया अपने जीवन से जोड़कर, तो जैसा विकट जीवन मैंने जीवा, उससे भी भयानक जीवन आज जो पहाड़ों पर बच्चे रह रहे हैं, वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो तो फिर अच्छा, दिल्ली एक शहर चीज में आ आपसे गया। जान, जी 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 जी। जी, फिर दिल्ली शहर में आ गया, और यहाँ पे मैंने कई अखबारों में लोक लहर और मुक्ति संघर्ष, इन अखबारों में मैंने थोड़ा थोड़ा काम किया, पैट्रियट में थोड़े दिन काम किया, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर बाद में क्या हुआ कि मेरी नियुक्ति जो है, पहली नियुक्ति मुझे साहित्य अकेडमी में मिली थी, जो वहाँ की समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका है, उसमें जी मुझे काम करने का मौका मिला। उस दौरान, जब मैं साहित्य अकेडमी के गया, उस दौरान मैंने खूब लिखा, खूब कहानियाँ लिखी, और मेरी अच्छी चर्चा होने लगी। यानी मैं आपको ये बता दूँ कि विक्टोरिया तोकारेव की कहानियाँ, जो रूस की बहुमानी हुई कहानीकार हैं, कथाकार हैं, जी और जी स्क्रिप्ट जी जी। राइटिंग करती हैं, उनकी कहानियों का संपादन किया था। प्रोफेसर हेमचंद पांडे जी ने उसका अनुवाद किया था, और उसका स्विट्जरलैंड नेहरू अवार्ड मिला था उस पुस्तक को। तो तब से मेरा एक चर्चा होने लगी कि एक अच्छा काम करना है, तो दिल्ली सरकार ने मुझे बुलाया, और मुझे 1-2 साल के लिए पहले उस पर डेपुटेशन पर रखा, और उसके बाद 1 साल भी पूरा हुआ, तो मुझसे कहा कि नहीं, डेपुटेशन नहीं चलेगा, आप यहीं, आपकी सेवाएं हमें यहीं चाहिए। फिर और आप मैं हिंदी स्थायी रूप अकादमी से में वहीं पर फिर आपकी हो नियुक्ति हुई वहीं पर आपकी। है, और हिंदी अकादमी में रह के मैंने अच्छा ये बताइए शुरू डॉक्टर किया। साहब, ये बताइए कि पहली पुस्तक जो आपकी कब छपी है, जो फिर बाद में बहुत चर्चा में रही है। हाँ, लेकिन मेरा जो पहला उपन्यास आया था, ममता, जी 1978-79 के करीब में, 78 में आया था वो। लेकिन मैं उसे अपना उपन्यास उस रूप में नहीं मानता। वो जैसे एक युवा लिखते हैं, एक गांव का युवा जिस तरह लिखता है, उस तरह का वो कहानी उसमें थी। लेकिन वो समय वो पसंद की गई थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था उसको। लेकिन सही मायने में जब मेरा उपन्यास आया था, आसमान झुक रहा है, ये 1990 में आया था, और मेरा सौभाग्य जी है जी कि जी, काफी आसमान झुक चर्चा में रहा रहा वो। 1990, हाँ, 1990 का वन ऑफ द बेस्ट नावल माना गया था वो। और उस नहीं, उसमें तो उपन्यास काफी के चर्चा लिखने, हुई है बाद में। बहुत चर्चा हुई थी। और बहुत चर्चा उसकी हुई है उसमें उसमें। जी जी उसमें शैलेश मटियानी ने भूमिका भी लिखी, उन्होंने खुद उस पर आर्टिकल लिखा था सारिका में। उस जी। समय का कोई भी रचनाकार जो साहित्य से जुड़ा हुआ था, कोई भी ऐसा नहीं था जिसने उस उपन्यास को नहीं पढ़ा। तो उसको लेकर भी कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि एक अपने को चर्चा में लाने के लिए इस तरह की घटनाएं घटी हैं, और उस उपन्यास को दूसरे एंगल से भी ये देखा तो गया। चलता रहता है। जी जी हाँ, जी। तो वो उपन्यास मेरा मुझे एक स्तर पर एक पहचान देने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ।
और मुझे अच्छा लगता है कि आज भी लोग उसको बहुत याद करते हैं। आसमान झुक रहा है। जी जी। इसके बाद आप बताएं तो मैं आगे दूसरा जो मेरा नहीं, उपन्यास उसके आया था उसके वो। बाद तो आपका लेखन की यात्रा चलती रही है। और हाँ, लगातार। विशेषकर आपने कविताएं तो आपने लिखी नहीं, उससे तो आपने मना कर दिया था कि मैं, क्योंकि मूल रूप से तो आप एक कथाकार हैं, उपन्यासकार ही रहे हैं। जी जी और जी जी। बाद की कृतियां भी काफी चर्चा में रही। और अपनी जीवन यात्रा में और क्या क्या उतार चढ़ाव आपके आते रहे हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, उसके बाद मैंने एक और उपन्यास लिखा था, होना पहाड़। और वो उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी। वो थोड़ा सा जो उत्तराखंड अलग राज्य की मांग को लेकर था, उस पर वो छोटा सा उपन्यास था। लेकिन उसके बाद जो मेरा बड़ा उपन्यास आया है और जिसकी आज मुझे चर्चा करने में बड़ा अच्छा लग रहा है, और वो आया था आछरी माछरी। आछरी माछरी जब ये उपन्यास आया था, और कमलेश्वर जी ने इस उपन्यास का विमोचन किया था, और इतना लोगों को, खुद कमलेश्वर जी ने, और प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी जी उसमें मौजूद थे, और पंकज बिष्ट जी थे, कुलानंद जोशी थे। ये बड़े लोग थे उसमें। कार्यक्रम में उन्होंने उसका विमोचन किया था। तब मुझे आज उसके तो भी कई कई कार्यक्रम आपके यहाँ पर आयोजित हुए हैं दिल्ली में। बहुत आयोजन हुआ, बड़ा आयोजन हुआ था। और कमलेश्वर ने जी कहा जी। था कि जो मेरे कामेश्वर के शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने एक मंच से कहा कि ये साधारण सी प्रतीत होने वाली जो किताब है, ये साधारण नहीं है। मैं आज ये भविष्यवाणी यहाँ पर से कर रहा हूँ कि ये हिंदी उपन्यासों का एक माइलस्टोन होगा। ये कमलेश्वर के शब्द हैं, और उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। संयोग बस वो मेरा उनका आखिरी प्रोग्राम था। उनके तीसरे दिन उनकी डेथ हो गई थी, जी जी। कमलेश्वर जी का। तो उसके जी बाद उस उपन्यास की बहुत चर्चा हुई। और उसके भी कहानी है, जब मैंने वो प्रकाशकों को दिया तो कई प्रकाशकों ने उसे लौटा दिया था। और आज मैं उन प्रकाशकों को कहता हूँ, देखिए आपने वो जी। उपन्यास लौटाया था ना, मैं अगला उपन्यास आपको देने वाला हूँ। आप उसे लौटाएंगे और वो फिर चर्चा में आएगा। ये मैं बड़ा चुस्की इनसे लेके बात करता अच्छा। रहता हूँ। तो ये, जी जी। हाँ जी हाँ, जी। तो ये जो उपन्यास मेरा आछरी माछरी है, ये कई भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका, और अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद हो चुका। बहुत लोगों ने पसंद किया। मुझे लग रहा है कि जितना हिंदी के रचनाकारों ने इसको पसंद किया, पाठकों ने पसंद किया, उतना ही अंग्रेजी के पाठकों ने भी पसंद किया। एथेंस से, कनाडा से, और ऑस्ट्रेलिया से, इन जगहों से जो इस पर लिखे गए हैं आर्टिकल, वो आप कभी पढ़ेंगे, संयोग से मैं आपको पढ़ने को दूंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो यहाँ तक कि एथेंस के जिस राइटर ने उस पर लिखा है, मैं उसका नाम आपको बता देता हूँ। जी देखिए, इस उपन्यास पर जो बड़ी टिप्पणियाँ जो लिखी हैं, वो मन प्रसाद सुब्बा, जो हमारे नेपाली के बड़े रचनाकार हैं, अंग्रेजी में भी लिखते हैं और नेपाली के भी हैं, और साहित्य जी। अकेडमी जी के अवार्ड विनर हैं। और जी। इन्होंने जी मुझे ये उपन्यास कब अनुवाद किया, और मुझसे कहा कि तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें एक उपहार देने वाला हूँ। और उन्होंने उपहार मुझे इस उपन्यास का दिया। इन्होंने बहुत बढ़िया इसका अनुवाद किया है। और जो एथेंस से जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के जो फिल्म निर्देशक भी हैं, फिल्में भी बनाते हैं, आलोचक भी हैं, उनका नाम है पी जेम्स पी मिकोस जेडी। जेम्स हम्म। पी मिकोस जेडी। इन्होंने, आप कल्पना नहीं करेंगे, इन्होंने आप मेरे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है, उन्होंने लिखा है कि यह उपन्यास भारत के एक अंचल का उपन्यास जरूर है, लेकिन महिलाओं की स्थिति को लेकर जो उपन्यास में बातें कही गई हैं, ये विश्व की एक महत्वपूर्ण रचना का स्तर में से मानता हूँ। विश्व स्तरीय रचना जी जी। का दर्जा उन्होंने उस आर्टिकल में कहा है। और वैसे ही एफ्रोडाइट कार्मिल ने भी इसमें बहुत बड़ा आर्टिकल इस पर लिखा है, और बड़ी बात उन्होंने इस पर की है कि ये केवल कुमाऊं का प्रवेश की कहानी नहीं है, केवल भारतीय उपन्यास की कहानी नहीं है, वो का भारतीय उपन्यास नहीं है। और जो इसमें संदर्भ उठाए गए हैं, जो इसमें चर्चाएं की गई हैं,
वो सचमुच में विश्व स्तरीय हैं। ये एफएडीएल भी ने भी लिखा है। और भास्कर लामा ने भी इस पर बहुत बढ़िया आर्टिकल अंग्रेजी में लिखा है। और डीएस बजेली का नाम तो सभी जानते हैं, या आप तो उसको ये भी कह सकते हैं कि वो मेरे जी पहाड़ से हैं। लेकिन हिंदू में उन्होंने जी जी 8 पेज का आर्टिकल इस पर लिखा था अंग्रेजी में। और प्रेमा तमंग ने भी इस पर लिखा था, वीके जोशी ने भी इस पर बड़ा आर्टिकल लिखा था अंग्रेजी में। और हिंदी में तो न मालूम शैलेश मटियानी, पुष्पपाल सिंह, जानकी प्रसाद शर्मा, नित्यानंद तिवारी, कृष्णदत्त पालीवाल, हरियस राय, असगर वजाहत, अमर गोस्वामी, बहुत सारे रचनाकार सब ने इस पर लिखा है। सब ने अपने बड़े बड़े लेख लिखे हैं। तो ये उपन्यास ने मुझे एक स्थान दिया है। मुझे अच्छा लगता है कि इस उपन्यास ने मुझे एक पहचान दी है। इसके बाद जी जी। मेरा एक और उपन्यास आया था, आ, आ, ये था बसेरा। बसेरा उपन्यास भी उतना ही चर्चा में रहा जितना ये वो तो उपन्यास काफी मेरा आज चर्चा का। में बाद में रहा था, आपका बसेरा उपन्यास जो आया था। हाँ, ये उपन्यास था उसमें कई निठारी गोष्ठियां कांड भी पर हुई लिखा। थी बाद में। जी 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 जी। जी और इसमें इसका रशियन कल्चरल सेंटर पर इसका गोष्ठी हुई थी। और राजेंद्र यादव और तमाम लोग उसमें थे। केवल गोस्वामी थे, मैं था उसमें, मैं था उसमें। प्रेम जी जी जन्मेजा, जी आप भी खुद उसमें थे, पंकज जी जी मिश्री जी भी थे, राजकुमार जी सैनी जी थे। जी तो जब इस उपन्यास की चर्चा हुई तो आप तो मौजूद थे। और आपने, राजेंद्र यादव ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि बहुत इसमें बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास ये लिखा गया है। लेकिन मैं हरी सुमन से उम्मीद करता हूँ कि इसका एक अगला पार्ट और भी लिखें। अब मैं उसका अगला पार्ट नहीं लिख सकता था, क्योंकि जी ये जी उपन्यास पूरी तरह से निठारी कांड पर था। निठारी कांड की जो गतिविधियां हुई थी, जी जी ये जी उसको ध्यान में रखकर किया गया था। लेकिन उस तरह का विभत्स उसमें नहीं था। मैंने इस उपन्यास में केवल उन बातों को उठाया था जो भूमंडलीकरण के दौर के बाद हमारे समाज में जो विघटन पैदा हुआ है, जो हमारे सरोकारों में टूटन पैदा हुई है, जो जी हमारे सरोकार टूटे हैं, जो हमारे संबंध थे, जो रिश्ते थे, जो व्यवहार था, जो मानवता हम एक किनारे रख चुके थे, उस उपन्यास को मैंने उसमें समेटने की कोशिश की थी। और सचमुच में वो उपन्यास लोगों को बहुत पसंद आया और उसे आज भी लोग बड़ी चर्चा करते हैं। बहुत याद कर रहे हैं। जी जी जी, आज भी लोग उसको बहुत याद करते हैं। लेकिन इतना मैं बड़ा मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैंने इस बीच ये 3-4 उपन्यास लिखे और इनकी लगातार अच्छी चर्चा हुई। लेकिन इधर मैंने एक और उपन्यास लिखा था, भीतर कई एकांत। और इसकी गोष्ठी 2 साल पहले साहित्य अकेडमी में हुई थी। और इसका जी जी अनुवाद अंग्रेजी में भी आ चुका है, इट्स ऑल सॉलिट्यूड विद इन करके इसका अंग्रेजी जी जी अनुवाद भी हो चुका है। और मेरे प्रकाशक ने, जो कलकत्ता हैं, जिनको मैं अभी तक जानता नहीं हूँ, केवल टेलीफोन पे बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे दोनों उपन्यास बहुत पढ़े जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो कहानियाँ हैं, मैं उनका अनुवाद भी अपने यहाँ से प्रकाशित करूँ। तो ये उपन्यास अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा पसंद करा। यहाँ मैंने कई जो हिंदी के लेखक हैं, जो अंग्रेजी अच्छी तरह जानते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अनामिका जैसी, उन्हें अनामिका ने भी बहुत मुझे बधाई दी, तारीफ की, यार जी तुमने जी इतना अच्छा उपन्यास जी चर्चा में। ये उपन्यास भीतर कई एकांत, एक सामान्य से एक बूढ़े की कहानी है। वो बूढ़ा वही है जो एक उम्र के बाद आप भी होने जा रहे हैं, एक उम्र के बाद मैं भी होने जा रहा हूँ, एक उम्र में मेरे पिता भी थे, एक उम्र में आपके पिता भी थे। हम एक बड़े परिवार को बसाते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाते हैं, अपने पाँव पर खड़े होते हैं, और एक बहुत बड़ा संसार हम रचते हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों हमारी उम्र बढ़ती जाती है, पता नहीं क्यों हम उस परिवार से उपेक्षित होते जाते हैं। बहुत कम परिवार हैं जो अपने बुजुर्गों का इस रूप में ध्यान रखते हैं। लेकिन हमेशा बुजुर्ग अपने आप, यदि आप उनको उपेक्षित ना भी करें, तो स्वतः ही वो अपने को एक महसूस कर लेते हैं कि मैं निसहाय की स्थिति में पैदा हो गया हूँ, मेरी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, दुनिया में मैं अकेला पड़ता जा रहा हूँ। वो ठीक वही व्यक्ति हमारे यहाँ ये समाज में एक सामान की तरह बनता जाता है, एक गुड्स की तरह बनता जाता है। धीरे धीरे हम ड्राइंग रूम में ले जाते हैं जिसको, जिसकी कहानी भीष्म साहनी ने जी भी लिखी थी। और फिर वही जी बूढ़ा दरवाजे के किनारे आ जाता है।
वो जो दरवाजे के कोने पर बैठने वाला जो बूढ़ा है, उसका जो मनोविज्ञान है, वो जी मनोविज्ञान मैंने इस उपन्यास में रखने की कोशिश की। ये सामान्य उपन्यास नहीं माना गया, बहुत छोटा उपन्यास है, लेकिन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिस पे ये मुझे याद नहीं आ रहा, किसी ऑस्ट्रेलिया से कोई आर्टिकल छपा था, किसी अंग्रेजी राइटर का। उन्होंने ये कहा है कि यदि आपको भारतीय जीवन को समझना है तो हरि सुमन बिष्ट के उपन्यासों को पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। जरूरी है। ठीक है। और यहाँ जी हिंदी के कई आलोचकों ने ये भी कहा है कि ये जो उपन्यास है, ये केवल हिंदी उपन्यास में ही नहीं, पूरे भारतीय उपन्यास साहित्य का टर्निंग पॉइंट है। ये बहुत बदलाव का उपन्यास है। जी मैंने उपन्यास में मैं खुद इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि मैंने अपने उपन्यासों में जो पारंपरिक ढंग से उपन्यास लिखे जाते हैं, मैं उस पक्ष में नहीं हूँ और न मैं उस तरह के उपन्यास लिखता हूँ। और ये उपन्यास इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो पारंपरिक उपन्यासों से हटकर मैंने इस उपन्यास को लिखा है। इसके पीछे भी जो मुझे प्रेरणा दी वो गिरिराज किशोर जी ने। साहित्य अकेडमी के कार्यक्रम में वो मिले थे और एक छोटी सी कहानी को मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि तुम इसको फौरन उपन्यास लिखो, और उनको बहुत पसंद आया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने ये कहा कि एक महत्वपूर्ण उपन्यास तुम इस पर लिख सकते हो। सचमुच में आज हिंदी के पाठकों ने कितना पढ़ा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे प्रकाशक ने बताया कि हाँ वो काफ़ी बिक गया है, 2-3 उसके एडिशन भी आ चुके हैं। लेकिन अंग्रेजी के पाठकों को वो उपन्यास भी बहुत पसंद आया है। ये तो रहा मेरा उपन्यास का सिलसिला। और इधर जब से ये लॉकडाउन का पीरियड चला है, ये हम बड़े वो वहीं पर मैं भी आना चाह रहा था कि लॉकडाउन के इस काल में आपकी विशेष लेखन यात्रा कैसी रही है, क्योंकि मैंने सुना कि आप खूब डट के लिखते रहे हैं। 22 मार्च से लेकर आज तक, अभी तो 4-5 महीने का समय है, मैं अपने घर की बालकोनी तक ही जाता हूँ, उससे बाहर नहीं निकला। और यही बात मैं कल जो हमारे वरिष्ठ कथाकार हैं पंकज बिष्ट जी, उनको भी कह रहा था कि देखिए मैं अभी तक बाहर नहीं निकला हूँ। और इधर मैंने 2 बड़े काम किए हैं। एक उपन्यास मैंने बड़ा लिखा है, अपने अरण्य की ओर, और दूसरा उपन्यास लिखा है, पूरा किया है, वो है आपने सुना होगा, एक गोरखा शासन का दौर रहा है उत्तराखंड में। जी उत्तराखंड क्या, कुमाऊं गढ़वाल से लेकर सिक्किम की पहाड़ियों तक उस पूरे क्षेत्र में रहा है। जी जी हाँ, उस मैं दरअसल उस पर काम करना चाहता था, उस पर उपन्यास लिखना चाहता था, लेकिन कुछ प्रमाणिक जानकारी मुझे नहीं मिली। मैं उसी सिलसिले में नेपाल भी गया था, वहाँ से भी जानकारी मैंने जुटानी चाहिए। जो कुमाऊं का इतिहास है या गढ़वाल में गढ़वाल का इतिहास है, वो भी पूरी तरह से मुझे संतुष्ट नहीं किया। तो मैंने कहा ये तो विवादास्पद मामला हो जाएगा, मैं यदि तथ्यों से बाहर चीज़ें हट कर दूंगा। तो मुझे बताने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा कि उस दौर में गढ़वाल के दरबार में एक पेंटर हुआ करते थे, उनका नाम था मौला राम, जिन्होंने गढ़वाल शैली निर्मित की का जो मिनीचर जो कला है, उस पर उन्होंने गढ़वाल शैली निर्मित की थी। मैंने उनके खास जीवन का जो एक पीरियड है 1763 से लेकर 1814 तक के बीच का जो पीरियड रहा है, उस दौर में मैंने उनके जीवन को अपने उपन्यास में लाने की कोशिश की है। और वो जो सत्ता थी, चाहे गोरखा शासन रहा हो, जो सैनिक शासन था, जो वीरों का शासन था, मैंने उसको केंद्र में रखकर गढ़वाल की जो शासन व्यवस्था थी उसको मध्य में रखकर ये उपन्यास पूरा किया है। और मुझे आपको ये जानकारी देने में बड़ी खुशी है कि मेरे दोनों ही उपन्यास इसी साल अक्टूबर-नवंबर तक प्रकाशित हो जाएंगे। तो हम डॉक्टर साहब ये चाहते हैं कि जैसे कि आपसे पहले भी बात हुई कि आप कुछ छोटे छोटे अंश अगर आप छपने से पहले हमें अपने मित्रों को सुनाना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा। एक संक्षिप्त थोड़ा बहुत छोटा सा सुनाइएगा, अच्छा रहेगा।
ये मेरा सौभाग्य है। और क्योंकि कविताएं ज़्यादा मंच से सुनाई जाती हैं और इस तरह की चीज़ आप पहला मौका दे रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मैं लेकिन एक लेकिन अंश। मैं अपने मित्रों से क्षमा चाहूंगा कि आपको तो वो देख पा रहे हैं, आपकी हाँ आवाज भी सुन रहे हैं, लेकिन आपका वीडियो नहीं आ पा रहा है। लग रहा है कि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम समस्या आ जी गई पता। है। हाँ लेकिन लेकिन आपकी आवाज आ रही है। जब आप पाठ करेंगे तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप हाँ। थोड़ा सा अपना स्वर अगर थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, मैं पहाड़ से हूँ। जी पहाड़ पहाड़ में जो आवाज़ जाती है और एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ तक जो आवाज़ पहुँचती है, मैं जी, उसी बुलंदी से बोलता हूँ और उसी उसी बुलंदी से बुलंदी से आपसे बोलिए, बोलूँगा। उसी तरह से दहाड़िए आप। ठीक है। जी तो मैं दो अंश, छोटे-छोटे अंश आपको हाँ, सुनाऊँगा। छोटे छोटे अंश सुनाइए, अच्छा हाँ, लगेगा। एक उपन्यास है जो भीतर कई एकांत का अंश सुनाऊँगा, जी छोटा-सा। जी जी और एक छोटा-सा अंश जो मैंने नया प्रयोग किया है, अपने अरण्य की ओर, जो नया उपन्यास आने वाला है, उसका एक जी। पोर्शन छोटा-सा सुनाऊँगा। और यदि आपको लगेगा कि समय मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, तो आप मुझे रोक लीजिएगा और मुझे खुशी होगी, नहीं मैं नहीं नहीं, देखिए देखिए, आप सुनाइए। ये कोई कोई यहाँ पर कोई ऐसी ऐसी सीमा नहीं है, आप जी। सुनाइए। जी मैं एक उपन्यास, मेरा जो ये उपन्यास है, जैसे मैंने कहा कि उपन्यास साहित्य में एक टर्निंग पॉइंट है, जिसके बारे में जी कहा जा रहा है, लोग उसे पढ़ रहे हैं। इसका एक छोटा सा अंश मैं आपको सुनाता हूँ और भाषा का जी उसका, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा उपन्यास कैसा है। कभी कभी वह अधिक बेचैन दिखता है, ऐसा उसकी उम्र का तकाजा है, या फिर कुछ न कर पाने की छटपटाहट। 84 लाख पत्तों की होने को आई इस ढेर में से वह उस पहले पत्ते को पा लेना चाहता है जो पहली बार धरती के उस कोने से उसने उठाया था। एकदम मुलायम पीला पत्ता, जिसके डंठल से दूध का निकलना बंद हो चुका था, लेकिन डंठल की गांठ पर तब नमी बाकी थी। एकदम सूख कर वह कांटा तो नहीं हुआ था। कुछ प्राण तत्व तो उसमें आज भी बचा ही होगा। यह सोचकर कि जीव मरकर भी जिंदा रहता है, फिर भी उसकी मनसा है कि वह अपने बचपन को पा ले, कि धरती का अंश होने से पहले शीर्ष पर खेलती सूर्य की पहली किरण के साथ मृदुल हवा में एक पल और जी ले। यदि यह सिर्फ पत्ता होता तो निसंदेह वृक्ष से गिरने के साथ ही उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका होता, लेकिन उसके लिए वह हर रोज गिरने वाला सिर्फ पत्ता भर नहीं होता। जी। लग रहा है कि ऑडियो में फिर थोड़ी सी तकनीकी परेशानी फिर आ रही है। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? मित्रों, लग रहा है कि थोड़ी सी समस्या आ रही है। अगर डॉक्टर साहब मेरी बात सुन रहे हैं, वो फिर से तुरंत अपना वो जो जुड़ने का वो यहाँ पर एक भेज सकते हैं, ताकि मैं उसको तुरंत ओके करके आप हमारे साथ फिर जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ अगर आप तक आ रही है, आप फिर अपना रिक्वेस्ट भेज दीजिए। बहुत अच्छा पाठ हो रहा था आपके उपन्यास अंश का, अच्छा लग रहा था। वैसे मित्रों, आज दिन से ही कुछ तकनीकी खराबी आ रही थी, बहुत परेशानी आ रही थी। और मैं चाहता हूं कि अगर डॉक्टर साहब हमारे साथ फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि अब अंत में थोड़ी सी बात अधूरी सी रह गई। डॉक्टर साहब, अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो आप फिर से जुड़िए हमारे साथ। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर साहब फिर जुड़ने वाले हैं। अभी
संकेत आ रहा है। डॉक्टर साहब फिर से जुड़ गए। जी डॉक्टर साहब। जी। अच्छा हुआ है। क्षमा चाहता हूँ, और ये तकनीकी है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, ये क्या करें, ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में। अब सुनाइए सुनाइए डॉक्टर साहब। वह 24 घंटे जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के विषय में सोचता रहता है। उसकी इस आदत से लोग तंग आ चुके हैं और शालीनता से कह देते हैं, ये बूढ़े, कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती तुझे रहने को? यहाँ यहाँ पर रोज वही धुआं, वही खाका। उसकी अधमुखी आंखें और जबान से गोली की भांति छूटते शब्द पूछते हैं, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? शमशान जाओ, और कहाँ? वह आगे कुछ नहीं। अपनी हथेलियां देखता, उन पर बनी रेखाओं को देखता है। उसके उजाड़ बंजर चेहरे पर झाड़ झंकार से उगी दाढ़ी के नीचे कुछ बजरी और उस पर उगी जीवंत होती रेखाएं दौड़ने लगती हैं। वह हथेलियों को उनके होने का एहसास कराता। फिर उसने हुक्के पर जोर का कस खींचा और धुआं आसमान की तरफ छोड़ दिया। धुएं के छल्ले एक के बाद दूसरा आसमान की तरफ उड़ते चले गए। वह धीरे से बोला, अब नहीं पूछोगे? यह धुआं एक के बाद दूसरा और तीसरा धूम्र वलय कहाँ चले गए? अनंत आकाश की तरफ? हाँ, वही अनंत आकाश में, जहाँ हर मृत्यु को प्राप्त शरीर से मुक्त आत्मा का वास होता है। शायद वही एकमात्र अंतिम और स्थायी स्थान है। मुझे ऐसी किसी बात में कोई रुचि नहीं, उस युवा ने कहा। मैंने रूखेपन से कहा, ताकि वह आगे कुछ न कह सके। तुम सोच रहे होगे मैं बहकी बहकी सी बातें करने लगा हूँ। यह सही है, मगर शास्त्र ऐसा कहते हैं, विश्वास न हो तो एक बार आजमा कर देखो। क्या? मैं असमय मरना नहीं चाहता। मैं असमय मरना नहीं चाहता हूँ। तुम जिंदा हो ही कब? तुम जिंदा हो ही कब? मरता वही है जिसके तकदीर में मरना लिखा होता है। जरा गौर से देखो, धूम्र वलय एकदम आसमान छूने को उत्सुक है। वह उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। उसे नहीं मालूम यह उड़ना और ऊपर उठना उसका अनंत की यात्रा का संकेत है। बस करो बूढ़े, यह रोज रोज का नाटक। बस करो बूढ़े, यह रोज रोज का नाटक। मुझे लगा वह मेरी कटुता पर क्रोध करेगा और मुझे फटकार लगाते हुए जीवन का कोई नया पाठ पढ़ाएगा, परंतु उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मन मन मुस्कुराया। नाटक ठीक कर रहे हो। आज से ठीक 65 वर्ष पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। तुम मेरी उस समय की सोच से जरा भी भिन्न सोच नहीं रखते, उससे अलग नहीं कर रहे हो। सुनना चाहो तो मैं तुम्हें एक वाक्य सुना दूं? मैं चुप रहा। उसे लगा मैं उसकी बात को सुनना चाहता हूँ। उसने इसे अपनी ताकत समझी और मेरी सुनने और ना सुनने के अनिर्णय की स्थिति की वो कमजोरी। 15 अगस्त 1947 को ठीक आधी रात का समय था। ब्रिटिश साम्राज्य की घड़ी टिक 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 ऐसी ही धुंध में आगे बढ़ रही थी। शायद उसकी उदासीनता बता रही थी 1947 को यह देश एक नई सुबह में सांसें लेगा। ब्रिटिश साम्राज्य के सालों से घटाटोप अंधेरे के छटने पर गौरैया चहकेगी और देश गहरी नींद से जाग उठेगा। कल कल बहती रामगंगा की जलधारा से एक नया संगीत फूटेगा, जिसे हम पहाड़ी राग कहेंगे। उस पर हम झूम उठे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक पल को मैं भूल गया कि समय, तारीख और जबान हमेशा बदलती रहती हैं। वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भीतर कई एकांत का बहुत अच्छा। पता नहीं आप। अब आप, मेरा निवेदन ये है कि अब आप इसको फेसबुक पर भी, ये जो आपने अंत सुनाया डॉक्टर साहब, इसको अपने फेसबुक टाइमलाइन पर भी दे दीजिए आप, अच्छा लगेगा जी। बहुत बढ़िया, उपन्यास है। क्या बात है। बहुत बहुत बधाई है आपको। बहुत बहुत बधाई है आपको। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई है आपको। जी जी जी। अब मैं आपको जो नया उपन्यास आ रहा है, अपने अरण्य की वो, जी जी जी, बिल्कुल अलग तरह का उपन्यास है। और आप समझ जाएंगे कि किन परिस्थितियों में, किन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये आप थोड़ा सा बीच में आइए ताकि आपका, हाँ थोड़ा सा, हाँ बहुत बढ़िया, अब अच्छा आ गया, अब ठीक है जी डॉक्टर साहब।
ये जो उपन्यास मेरा नया आने वाला है अपने अरण्य की ओर, इसका एक जी अंश आपको सुनाता हूँ। हाँ, थोड़ा सा सुनाइए इसका। हाँ, जी अपने अरण्य की ओर। इसको इसका एक सब टाइटल मैंने छोटा दिया है, शीर्षक सामान्य मनुष्य के अक्षय जीवट को अभिव्यक्त करता उपन्यास। बहुत सामान्य बढ़िया। मनुष्य के जी अक्षय जीवट को अभिव्यक्त करता उपन्यास। जी 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 सुनिए, 0 पॉइंट। आप जब मैं ये शब्द बोलूंगा तो आपके चीज जहन में बहुत सारी चीजें सामने इकट्ठे आ जाएंगी। जी जीरो जी पॉइंट जी 0 पॉइंट नहीं, राजीव चौक। 0 पॉइंट नहीं, राजीव चौक। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली और मुस्कुराते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। थोड़ा राजीव चौक पर पहुंच जाइए। इस समय दोनों का लक्ष्य एक था, मंतव्य भी एक। यह यहाँ पर आना, मिलना और फिर मिलकर चले जाना उनकी आदत में शुमार हो गया था। आज सुबह भी उन दोनों ने शाम को मिलने का वादा किया, गले मिले और अपनी अपनी दिशाओं की तरफ बढ़ गए। फिर दोनों ने पलटकर एक दूसरे को नहीं देखा। शाम के 7 बज चुके थे। मनीष अभी लौटा तक नहीं था। अमूमन वसंत विहार के मोड़ पर उसे ट्रैफिक जाम मिलता था, जिस वजह से उसे राजीव चौक पहुंचने में विलंब हो ही जाता था। आज ज़्यादा ही विलंब होने से माजुली का धैर्य जवाब दे गया। वह सोचने लगी, राजीव चौक के मायने यानी 0 पॉइंट होता है। 0 यानी शून्य, शून्य मायने मृत प्राय। वह मनीष की प्रतीक्षा में स्वयं को जैसे मृत ही समझने लगी थी और पूरा प्लेटफॉर्म पर लोगों की भारी आवाजाही के बावजूद एकदम शमशानी चुप्पी प्रतीत हुई। कई बार तो उसे बहुत बुरा ख्याल आया, अब मनीष उससे मिलने नहीं आएगा, यह उसकी ज़िंदगी से दूर, बहुत दूर चला गया है। ऐसे वक्त पर जब उसका मन लोटपोट हो रहा है और वह उसके बगैर उसका आ जा रही थी, उसके आंखों में फेर की आवृत्ति भी घटने लगी थी। जी यदि मनीष घंटे भर में नहीं पहुंचा तो वह मेट्रो के अंतिम फेरे में उसके आगे कूदकर हमेशा हमेशा के लिए कटकर बिखर जाएगी। उसके लिए 0 पॉइंट के पीछे भी यही अर्थ छुपा था। उसी पल वह सोचने लगी, नहीं, तन से पृथक कैसे हो सकता है मन, मन से अलग कैसे हो सकता है मनीष। वही क्यों, कोई भी मन से अलग नहीं हो सकता है। यह मेट्रो ट्रेन का अंतिम फेरा तो नहीं हो सकता। फेरों की आवृत्ति घट सकती है। इसके बाद नोएडा सिटी सेंटर की ओर जाने वाली मेट्रो ट्रेन आएगी और उससे पहले यमुना बैंक तक का आधा फेरा भी हो सकता है। रात में यात्रियों को बीच रास्ते में छोड़ना मेट्रो कॉरपोरेशन को अच्छा नहीं लगता। मेट्रो है ही ऐसा गजब का साधन, जब से चली है कितने ही मोहब्बतों के घर बसा दिए हैं। एक मनीष है जो उसे प्रपोज तक नहीं कर सका आज तक। इस स्टेशन पर आकर तो हमेशा वह शून्य की स्थिति में होता है। माजुली भी धीरे से रोज की तरह हमेशा कह देती, उसे तो विपरीत दिशा की तरफ जाना है मनीष, और तुम। माजुली अभी सोच ही रही थी कि मनीष उसे येलो लाइन से ऊपर आती सीढ़ियों से चढ़ते दिख पड़ा। उसे लगा उसकी खोई हुई अति मूल्यवान वस्तु हाथ लग गई है, जिसके न मिलने पर उसे इतनी देर तक विचलित किया हुआ था। उसे इतनी देर तक प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा करते देखकर मनीष आश्चर्य और अफसोस प्रकट करता रहा। माजुली ने अपने शब्दों पर नियंत्रण रख सकी और न ही मन पर। वह बोली, आज मैं 0 पॉइंट का मतलब समझ चुकी हूँ मनीष, जिसके मायने हैं मौत। मौत अधिक समय की प्रतीक्षा नहीं करती, वह आती है और आकर उसी क्षण लौट जाती है। तुम्हारी प्रतीक्षा का कष्ट भी वैसा ही है। मनीष उसके शब्दों के अर्थ और मन के भावों को ठीक ठीक समझने के बावजूद जैसे कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। यहाँ तक कि उसका विलंब का कारण रोज का ट्रैफिक जैम नहीं था, बल्कि कोई और ही वजह थी जिसे वह बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। उसने लंबी सांस ली और शांत और क्लांत स्वर में कहा, 0 पॉइंट का मायने मौत नहीं होता माधुरी, शून्य होता है। शून्य का बोध होना स्वयं शून्य होना नहीं होता। बीसियों बार इंसान शून्य की स्थिति में पहुंच जाता है, पर तन से उसका मन विलग नहीं होता।
तन भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है, मन उसी प्रकृति का हिस्सा, वह कभी मरता नहीं। वाह प्रकृति क्या कभी बात। मरती नहीं, प्रकृति कभी मरती नहीं, वह अपना रूप अवश्य बदल देती है। इसीलिए इंसान वैसा कुछ सोचता नहीं, उसके मानस पटल पर विचारों की आवत जावत बनी रहती है। लगता है, संवाद बोलती है, लगता है जनाब को आज कोई नया ज्ञान अर्जित हुआ है, वरना जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत का महामंत्र रटने और रटाने वाला विश्वविद्यालय और उसका यह होनहार स्टूडेंट संघर्ष और इनकलाब की बातों के अलावा जो कुछ सोच ही नहीं पाता था, वह आज यहाँ इसके अतिरिक्त होता ही क्या है? हमेशा वही सब जो चलता है। माजुली ने क्रोध मिश्रित व्यंग में कहा, मैं तुम्हें कुछ बताने और समझाने का प्रयास करूं तो भी उसे तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम जो निश्चय कर चुकी हो वो अमित और अपरिवर्तनीय है। एक अविश्वास का बीज उनके बीच पैदा होता है। सब कुछ यथावत ही रहेगा, तुम्हारे विश्वविद्यालय का सिद्धांत और तुम भी। ठीक ही तो कहा है किसी ने, वास्तविक संख्या को शून्य से मथने का परिणाम जड़ सिद्धांत ही प्राप्त होता है। यह सिद्धांत तुम अपने संबंध में भी सोच लो। मैं सब कुछ समझती हूँ, सीधे सीधे कहावत क्यों नहीं कह देते? कहने में संकोच कैसा? जितनी दुबली पतली हूँ उतना ही पतला काटती हूँ। तुम विवेकानंद को हमेशा जहाँ तहाँ ऐसे ही कोसते थकते नहीं हो। आइंदा कुछ कहने से पहले यह सुन लो, एक समय में एक काम किया करो, उसे करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें झोंक दो और बाकी सब कुछ दुनियादारी भूल जाओ। यह भी विवेकानंद ने कहा है। यह वक्त सब कुछ भूलकर हमारा मिलने और फिर घर लौटने का है, बहस का नहीं है। मनीष, बहस? मैं कहाँ बहस कर रहा हूँ? बहस की शुरुआत तो तुमने की है, वह तो अब आगे बढ़ रही है। तुम बातों में इस तरह नहीं उलझाती तो अंतिम मेट्रो ट्रेन नहीं छूटती। अब लग रहा है मेट्रो स्टेशन के मुख्य दरवाजे भी बंद हो चुके होंगे। मनीष ने आशंका जताई। इस समय उसके शब्दों में पहले से कहीं अधिक गंभीरता आ गई थी। तो अब हम कहाँ जाएंगे? यहाँ प्लेटफॉर्म में तो इस तरह दुबके रह नहीं सकते। उस तरफ से स्टेशन की लाइट भी ऑफ होना शुरू हो चुकी है। हमें गार्ड ने देख लिया तो? मनीष ने निराशा प्रकट करते हुए कहा। तो क्या, अब हमें हमारी इस आज़ादी के मायने मालूम हो जाएंगे। वैसे भी आज़ादी है भी कितनी? फिर हमारी आज़ादी के मायने पाँव पर पड़ी जंजीरों की लंबाई से अधिक नहीं रही, इससे क्या अधिक बात। बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी जेएनयू का माहौल कहाँ ठीक है? यदि आज लपेटे में आ गए और सिद्ध हो गया मैं उस विश्वविद्यालय से हूँ और अकारण ही जानबूझकर हम लोग यहाँ रुके हैं, फिर तो जमानत भी नहीं होगी शालू। ओह, यह क्या? तो भगवान ही रक्षा करेंगे। माजुली ने अपने भगवान को याद करते हुए आंखें बंद कर ली। अब तक तो जरा उस कैमरे को देखो। वह बचा रहा है हमें। उसकी दिशाएं इस जीरो पॉइंट से विपरीत ध्रुवों की ओर हैं। किसी कोण से कोई भी कैमरा हमें अपनी गिरफ्त में नहीं ले रहा है। यदि जरा भी कदम इधर उधर बढ़ाने की कोशिश की तो हो सकता है तो तुम मुझे डरा रहे हो। माजुली को मनीष की बातों पर विश्वास नहीं आया। उसने पहले दाएं बाएं ठीक सिर के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे की ओर देखा और फिर धीरे से बोली, तुम ठीक कह रहे हो मनीष। हमारे सर पर टंगे कैमरे की ही नहीं, किसी भी कैमरे का एंगल हमारी तरफ को नहीं है। हमें इसी तरह शांत वृक्ष की मानित यहीं पर खड़ा रहना होगा। सुबह होने तक भलाई इसी में है। स्वयं पर विश्वास भी कुछ चीज़ होती है माजुली। जिस विवेकानंद को कोट करके तुम थकती नहीं हो, उनके इस कथन को हमेशा क्यों भूल जाती हो? जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। ऐसा तुम कह रहे हो या तुमने पढ़ा है यह कथन कहीं? मैंने तो आज तक ना पढ़ा और ना सुना है। एक शहर के बीच तुम्हारे और मेरे विश्वविद्यालय में कोई दूरी है तो यही कि एक शहर के उत्तर में है तो दूसरा दक्षिण में। माधुरी, दोनों जगह इडली बड़ा सांभर डोसा बर्गर चाउमीन और पोटैटो फिंगर चिप्स एक जैसे मिलते हैं। बावजूद इसके यह दूरी वैचारिक है। सोच और विचार मंथन के स्तर तक काफ़ी विस्तार ले चुकी है। वैसे कोई भी शिक्षण संस्थान अच्छा या बुरा नहीं होता,
हम अपने विचारों और नेक नियत और कार्यों से उससे अच्छा या बुरा कहते हैं और बनाते हैं। एक बात कहूँ माजुली, एक बात कहूँ माजुली, सत्ताओं की टकराहट की गूंज दोनों ही स्थानों में साफ साफ सुनाई देती है। दोनों ही मौका मिलते ही अपना अपना दांव चलने से नहीं चूकते, जो अब चीख चिल्लाहट में बदल रही है। किसी संस्थान में भारतीय जीवन दर्शन को सही मायने में समझना है तो वह हमारा विश्वविद्यालय है। उसे समझने और समझाने में अव्वल है। इससे बेहतर कोई दूसरा संस्थान नहीं हो सकता। मनीष ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। ओह, कोई आ रहा है, ओह कोई आ रहा है। भारी बूटों की आवाज से धरती हिल रही है। माजुली ने अपने कानों के पीछे हाथ लगाते हुए बातों का रुख बदलने का प्रयास किया। हाँ, मैं भी ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। सीआईएसएफ के जवानों के बूटों की खड़कन हो सकती है। उनके अलावा इस समय कोई दूसरा कौन हो सकता है। पूरे स्टेशन में एकदम सन्नाटा है। परिंदा तक इसकी इजाजत किसी की इजाजत के बगैर उड़ नहीं सकता। मनीष ने भी भारी बूटों के बजने की आवाज़ को सुना और कहा, हमें गार्ड से मिलना चाहिए, वही हमें बाहर का रास्ता दिखा सकता है। माजुली ने सुझाव दिया। रास्ता बाहर का नहीं, हिरासत का दिखेगा। वह हमारी लापरवाही को संदेह की दृष्टि से देखेगा। हमें और हमारी बातों पर रत्ती भर विश्वास नहीं करेगा। हम पर भरोसा करना उसके दायित्व में कम से कम इस बुरे वक्त में नहीं हो सकता। ओह, यह क्या हो गया भगवान, यह सब हमारी वजह से हुआ है। तुम समय पर आ चुके होते मनीष, ये नौबत नहीं आती, माजुली ने कहा। माजुली विचलित होकर तिलमिला उठी। पल भर के लिए मनीष को भी कुछ नहीं समझ आया। गार्ड के बूटों की आवाज़ उन्हें अपने और करीब आती महसूस हुई। प्लेटफॉर्म की हल्की होती रोशनी में और अधिक प्रतीक्षा किए बगैर मनीष ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, गार्ड के इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले कहीं कोने में दुबक लेना हमें चाहिए। पर कहाँ? यहीं कहीं। माजुली ने फिर से चारों तरफ नज़र दौड़ाई। मैं इस एसी डार्ट की ओट में, और तुम अपने लिए कोई सुरक्षित जगह देख लो। थोड़ी देर की ही तो बात है मनीष, गार्ड जल्दी ही लौट जाएगा। उस सुरंग में, कहते मनीष ने इशारा किया। हाँ, उस ओर अंधेरा है और अंधेरी सुरंग है। अपना वाक्य पूरा करने के पहले बिना किसी सोचे समझे माजुली तेजी से प्लेटफॉर्म से रेलवे पटरी पर उतर और अनुसरण करते मनीष भी। गनीमत यह रही कि पटरी से प्लेटफॉर्म को बांटने वाली रेलिंग की फिटिंग का कार्य एक तरफ पूरा किया जा चुका था। दोनों पटरी से सटी दीवार पर वे दुबक गए। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, गहरी सांस ली और बड़ी देर तक एक दूसरे की रेंगती सांसों को की सरगम को अनुभव करते रहे। अब किधर? दोनों ने संयुक्त स्वर में एक दूसरे से पूछा। एक पल की खामोशी के बाद माजुली बोली, बाईं सुरंग की ओर, वह छोटी है। नहीं, दाईं ओर, वह लंबी है। छोटी सुरंग ठीक है, हम जल्दी बाहर निकल आएंगे। मेरे घर का रास्ता उस तरफ को ही जाता है। हाँ छोटा, मगर परेशानियों से भरा हुआ। यह सही है, थोड़ी देर में हम रामकृष्ण आश्रम स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। वहाँ भी गार्ड ड्यूटी पर होंगे। तब आसमान से टूटे खजूर पर अटके जैसी स्थिति होगी। स्टेशन छोटा और खुले प्लेटफॉर्म पर ठंड से रात प्राणों पर भारी पड़ेगी। माजुली को मनीष की बात उचित लगी। उसने आगे कुछ नहीं कहा और दबे पांव रेल पटरी के सहारे मनीष के संग उसी लंबी सुरंग में प्रवेश कर गई, जिसका मुहाना प्रगति मैदान की तरफ खुलता था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट का स्टेशन नाम दिया गया। कुछ दूर चलने के बाद माजुली ने कहा, अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। घुप अंधेरे में चलना संभव नहीं है मेरे लिए। हमें थोड़ी दूर अभी और चलना होगा। यहाँ पर टार्च की रोशनी में हमें गार्ड आसानी से देख सकता है। वह हमें बहुत ही आसानी से देखकर बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के पकड़ सकता है। तुम मेरा हाथ पकड़ लो और हिम्मत से मेरे कदमों के साथ कदम बढ़ाती रहो। ईश्वर अंधेरे में ही सहायक होते हैं। क्या गलत कह रहा हूँ मैं? मनीष ने व्यंग्यात्मक भाषा में कहा। इस पर भी माजुली ने किसी तरह का प्रतिवाद नहीं किया। उसने भी उसी तरफ जाने में भलाई समझी। उसने सहजता से मनीष का हाथ थाम लिया। दोनों कुछ कदम आगे बढ़े भी, यह सोचकर कि अंधेरे को दोनों मिलकर आसानी से काट लेंगे। प्लेटफॉर्म और उसकी रोशनी अब काफ़ी पीछे छूट गई थी।
दोनों ने चैन की लंबी सांस ली। अब ना गार्ड का भय, ना मेट्रो के अंतिम फेरे की चिंता और न उसके नीचे दबने कटकर मरने की आशंका। दोनों ही अपनी अपनी ड्यूटी पूरी कर लौट चुके थे, ड्राइवर और सीआईएसएफ के जवान भी। यह एक भयानक अंधेरी सुरंग, धरती के सीने को टीबीएलआर से छेद कर बनाई गई सुरंग, किसी एक अलग ब्रह्मांडीय ग्रह से संरचना में भिन्न नहीं। काली घटाओं से घिरे आसमान में तारों की रोशनी की कल्पना नहीं की जा सकती थी। यह धरती का ऐसा कोना जहां पहली बार वे दोनों अपने जीवन से समय के सुनहरे पलों को सितारों की नजरों से चुराकर यहाँ तक पहुँचे थे। माजुली ने तेज होती सांसों को नियंत्रित करने के उपक्रम में गहरी सांस ली। अब उसे न मनीष दिख रहा था और न स्वयं को ही देख पा रही थी। एकाएक उसे लगा मनीष एक पुरुष है और वह स्वयं के लिए संकोचवश कोई संबोधन नहीं गढ़ सकती। फिर भी एक कुशल एवं संपूर्ण स्त्री मन पुरुष मन की वाचलता को पड़ गया। वह पूरी तरह से कांप उठी। उसे समझने में देर नहीं लगी। वह मनीष के साथ उसके जीवन की किसी अंधेरी गुफा में, जिसमें भटकाव के बहुत कुछ भी हो सकता है, उसे पता था। ऐसे ही सृष्टि के आरंभ से ही पुरुष हमेशा महिला को बहला फुसला कर भटकाता रहा है। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह मनीष से सट कर बैठ गई। उसने अपनी मन की व्यथा को धीरे से कहा, हम इस सुरंग से कब बाहर निकलेंगे मनीष? क्या मैं क्या बात, इसे आगे पढ़ूं? आप कहें तो एक पैराग्राफ और है, मैं उसे पूरा कर लेता हूँ। बस थोड़ा सा वाइंड अप कर दीजिए। ठीक है। हाँ बस। मनीष ने कोई जी। उत्तर नहीं दिया। वह अंधेरे को काटने का उपक्रम करता और आगे बढ़ता रहा। उसका अनुसरण करती माजुली भी बढ़ती रही। उसे यह विडंबना ही लगी, जिस जीरो पॉइंट पर खड़ी होकर वह सुरंग को घूरती रहती थी, उसका अनंत आकाश जैसा होने का अनुमान लगाती रहती थी, वही सुरंग जो कभी उसके मन में कौतूहल पैदा करती थी। यूरी गागरिन को चांद का रास्ता ढूंढ लेने पर बार बार बधाई देती थकती नहीं थी और कभी कभी उसी खोज पर संदेह करती नहीं थकती थी। इस समय उसी खोज की एक डरावनी तस्वीर उसकी आंखों में उभरने लगी। उसने मनीष का हाथ अपनी ओर खींचा और पूरी ताकत से कसकर पकड़ लिया, यह सोचकर कि कहीं हाथ की पकड़ कमजोर हुई तो मनीष को कभी न ढूंढ सकेगी। फिर हमेशा हो सकता है वह हमेशा हमेशा के लिए इसी सुरंग में खो जाएगी। मनीष समझ गया यह सब कर पाना आसान नहीं है। माजुली सहज नहीं है और न ही उस सुरंग को अकेले अकेले पार करना उसके लिए सरल और सुगम है। इसीलिए डर कर भयानक वेदना में चीखना भी चाहे तो दोनों चीख भी नहीं सकते, एकदम असहाय। इस ठौर पर उनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ इधर से उधर झपटते चमगादड़ों के, जिनके पंखों की फड़फड़ाहट गार्डों की गश्त के समय उनके चारों तरफ भूतहा प्रवेश रचकर अपने होने का एहसास करा रहे थे। मनीष ने अपनी बहुत गर्म हथेलियों से स्पर्श कर माजुली के मन के भावों को गहरे से पढ़ना चाहा। वह बोली, बचपन में माँ कहती थी अंधेरे में किसी को घूरना ठीक नहीं। बचपन में माँ कहती थी अंधेरे में किसी को घूरना ठीक नहीं। चमगादड़ आंखों की रोशनी पर मुग्ध होकर झपट पड़ते हैं और आंखें नोच कर पंजों पर उड़ा ले जाते हैं। नहीं नहीं माँ कभी गलत नहीं कहती थी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा माधुरी, सब गंवारा है मुझे, साथ बस तेरा चाहिए। मैं अपनी बात यही पकड़ा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। जी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। और कब तक दोनों उपन्यास आने की संभावना है? ये दोनों उपन्यास अक्टूबर और नवंबर तक। चलिए, इसी अच्छा है। महीने तब तक हम कोरोना काल से मुक्ति पा लेंगे और इस पर अच्छे से कार्यक्रम रख लीजिएगा तो जी अच्छा रहेगा। तो अंत हम आपको यही मन से दुआएं देते हैं कि आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें। और हमें आपके बहुत सारे अभी उपन्यासों की बहुत ही प्रतीक्षा रहेगी। और आपने इतना समय हमारे लिए निकाला, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अपने मित्रों को हम ये बताना चाहेंगे, ये क्षमा मांगना चाहेंगे। आज जैसे कि हमारे कई मित्र डॉक्टर साहब ये मेंशन करते रहे कि आज थोड़ी सी नेटवर्क की समस्या रही, लेकिन उसके बावजूद कार्यक्रम जो हमारा जो उद्देश्य था कार्यक्रम का वो सफल रहा। उस हिसाब से बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और साहित्य मेला मंच से आज से हमने जो एक नई शुरुआत की है कि हर रविवार को शाम 8 बजे हम वार्तालाप क्रम में आप जैसे महानुभावों को कष्ट देते रहेंगे, बुलाते रहेंगे और उनकी जो जीवन यात्रा है, उनकी जो लेखन यात्रा है, उसके बारे में हम बात करते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और राहुल भूषण जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। ये मेरा सौभाग्य है और आपके माध्यम से मैं अपने मित्रों के साथ और अपने पाठकों के साथ जुड़ पाया हूँ। तो मैं सबका एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ और सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हिंदी दिवस की जो कल से हम मनाएंगे, विशेष रूप से कल मनाएंगे और फिर हिंदी पखवाड़े का भी आयोजन होगा, कई कार्यक्रम पूरे देश भर में होंगे। तो हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।